जब से तुम्हें देखा है मैं हैरान हूँ कि आखिर तुम थी कहाँ। पहले की बात तो और थी, मगर अब मुझसे सब्र नहीं होता यार। कब मुकम्मल होगी तुम्हारी डिग्री? रायान की आवाज़ में बोझलपन था। फ़ोन कान से लगाए लाला रुख घबरा सी गई। चंद दिन पहले ही तो उन दोनों का रिश्ता तय हुआ था। ताया का ये बेटा जो अभी महीना भर पहले लंदन से वापस आया था, उसे एक तकरीर में देखते उस पर मर मिटा था। और ऐसा क्यों ना होता, लाला रुख खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। पूरे ख़ानदान में उस जैसा हसीन और कोई नहीं था। ये बात उसे वक्तन फ़वक्तन हर कोई बताता रहता था। ऐसे में जब रायान जैसे खूबरू और आला तालीम याफ्ता लड़के का रिश्ता उसके लिए आया तो वो बेख्तियार ही खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्वुर करने लगी। उस वक्त भी वो पिछले आधे घंटे से रायान की शिद्दतें लुटाती बातें सुन रही थी, और रायान का बस नहीं चल रहा था कि वो हवेली के दरो दीवार को तोड़कर कई किलोमीटर के फासले को तय करके शहर में वाक़या उनकी कोठी तक जा पहुँचे और लाला रुख को वहाँ से उठाकर अपने घर ले आए। अच्छा, अब मैं फ़ोन बंद करती हूँ, नमाज़ पढ़ने का वक्त हो रहा है। बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाते लाला रुख ने कहा। दूसरी जानिब रायान अपने दिल पर हाथ रख कर रह गया। ओह खुदाया, तुम्हारी यही अदाएँ तो मुझे मार डालेंगी। लेकिन कोई बात नहीं, रुखसती नहीं तो क्या हुआ, मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का सबूत ज़रूर दूंगा। एक हफ्ते बाद हमारा निकाह है, शाह फैसल मस्जिद में। इतने शानदार तरीके से निकाह करूंगा कि दुनिया देखेगी कि रायान अपनी मोहब्बत को कैसे अपनाता है। उसके लहजे में इस्तेहकाक था। लाला रुख दंग सी रह गई। आज उसके घर वाले भी तो निकाह के मुतालिक बातचीत कर रहे थे। रायान उसे कुछ और भी कह रहा था, अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। याद रखना लाला रुख, तुम्हारे वजूद पर सिर्फ मेरा हक है। ये जुमला कहते रायान का लहजा जुमाइनी सा हो गया था। लाला रुख बुरी तरह से घबरा गई और ऐन उसी लम्हे रायान के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर कोई दाखिल हुआ था। वो आलम खान था, उसका छोटा भाई। उसके चेहरे पर रायान का आखिरी जुमला सुनते एक साया सा लहरा गया था। रायान ने चौंक कर आलम खान की तरफ देखा। लाला रुख घबरा कर फ़ोन काट चुकी थी। वो हंस दिया। अरे आओ ना लाला की जान, कहाँ गुम रहते हो यार? मेरे निकाह की तैयारियां करनी है और तुम हाथ ही नहीं आते। रायान ने प्यार से आलम के कंधे पर अपना बाजू फैलाते हुए कहा। अपना ये छोटा भाई उसे जी जान से प्यारा था। आलम ने शिकस्त खुर्दा नज़र उठाकर रायान को देखा। वो किस कदर खुशकिस्मत था, जिस ख्वाहिश को हासिल करने के लिए उसने पूरी ज़िंदगी मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया, वो रायान भाई ने लंदन से आते ही हासिल कर ली थी। उसके जहन में लाला रुख का खूबसूरत चेहरा लहराया, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। उसने खामोशी से अपने दिल की बात दिल ही में छुपा ली थी। अपनी आंखों के सामने लाला रुख को किस तरह रायान का होते देख रहा था, ये बस आलम खान ही जानता था। मगर उसने फैसला कर लिया था कि वो अपने लब सी लेगा, कभी नहीं खोलेगा इन्हें। वही पूछने आया हूँ रेहान लाला, अम्मा जान आपको नीचे बुला रही हैं। आलम की बात पर रायान घबरा कर उठ बैठा। ओहो, उन्होंने वाकई मुझे पैगाम भेजा था, मैं तो भूल ही गया। थोड़ी ही देर के बाद दोनों भाई सीढ़ियाँ उतरते नीचे आन पहुँचे। अम्मा जान दोनों को देख बेसाख्ता मुस्कुरा दी। वो दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर वजाहत का शाहकार थे। रायान माँ के सामने जा बैठा, चौंक सा उठा। क्या बात है अम्मा जान, आप कुछ परेशान नज़र आ रही हैं। सीमा बेगम ने हल्के से सर हिला दिया। वो वाकई कुछ परेशान थी। रायान ने कहा कि एक छोटी सी तकरीब घर में रख लेते हैं। हवेली हमारी इस कदर शानदार तो है, तुम्हें शहर जाकर निकाह करने की क्या ज़रूरत है। हम बिला वजह लोगों की नज़रों में आएंगे, नज़रें बद भी लग जाती है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, न जाने क्या होने वाला है। सीमा बेगम ने घबराए हुए लहजे में कहा। रायान एक जोरदार कहका लगाकर हंसा था। अरे अम्मा जान, ये नज़रें बद वगैरह कुछ नहीं होती। आप भी इस हवेली के दकियानूसी माहौल से बाहर निकले। आपके बड़े बेटे का निकाह है, लोगों को पता तो चलना चाहिए कि हमारी क्या शान शौकत है। मैं लारा रुख से बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं चचा जान की फैमिली को उस मोहब्बत का सबूत देना चाहता हूँ। शाह फैसल मस्जिद में ही निकाह होगा, बड़े बड़े फोटोग्राफर्स आएंगे उस शानदार तकरीब में। तकरीब बहुत शानदार होगी, ख़ानदान के सारे अफराद देखते रह जाएंगे। रायान की आवाज़ में अपनी हैसियत का गरूर चमक रहा था। सीमा बेगम खामोश सी होकर बैठ गई। आलम ने भी एक नज़र रायान को देखा।
खुद वो भी इस कदर शोर शराबे वाले निकाह को नहीं चाहता था। रुखसती होती तो और बात थी, मगर रायान हमेशा से अपनी मनमानी किया करता था। उस वक्त भी उसने अपनी बात मनवा ही ली। हफ्ते का वक्त बेहद कम था, मगर किसी न किसी तरह सारे इंतजामात हो ही गए। जिसने भी सुना हवेली से इतनी दूर इस्लामाबाद में शाह फैसल मस्जिद के अंदर रायान और लाला रुख का निकाह दांतों में उंगलियां दाब कर रह जाता। आखिरकार निकाह का रोज़ बयान पहुंचा। गाड़ियों के तवील कतार दिन के वक्त शाह फैसल मस्जिद में पहुंची। रेहान ने पहले ही बुकिंग करवा रखी थी। मस्जिद खाली थी। उस रोज़ वहाँ सिर्फ उनके निकाह की तकरीब होना थी। फूलों से लदे हुए पर्दे के एक तरफ रायान बैठा था और दूसरी तरफ सजी संवरी लाला रुख को बिठा दिया गया। सुनहरी रंग के कामदार लहंगे में वो आसमान से उतरी हुई हूर लग रही थी। रायान का दिल बेचैन होने लगा। वो उसे देखना चाहता था, मगर दरमियान में पर्दा हायल था। आलम खान के दिल की दुनिया अजीब हो रही थी। सामने उसकी बचपन की मोहब्बत उसके भाई की होने वाली थी। वो चुपके से मंजर से गायब होना चाह रहा था, लेकिन तभी रायान ने आवाज़ देकर उसे अपने पास बुला लिया। यहाँ बैठो यार, मेरा पहली दफ़ा निकाह हो रहा है, मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ। रायान की आवाज़ पर आलम मुस्कुरा दिया और उसके पास ही बैठ गया। मौलवी साहब इजाब व कबूल की रसूमात अदा कर रहे थे। रायान ने जब कबूल है कहा तो मौलवी साहब ने वही सवाल लाला रुख से दोहरा दिया। उसकी खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी तो रायान अपना दिल पकड़ कर रह गया। आलम ने सख्ती से अपनी आंखें मीच ली। निकाह की तकरीब मुकम्मल हो चुकी थी। लाला रुख को लाकर रायान के बराबर बिठाया गया तो वो जैसे जज्बात की शिद्दत से बेकाबू होने लगा। वो लगी इतनी खूबसूरत रही थी। रायान ने निकाह के फौरन बाद लाला रुख को 20 तोले सोना तोहफतन पेश किया था। जिसने भी देखा उसने दांतों तले उंगलियां दाब ली थी। सभी दंग थे। लाला रुख की फैमिली हैसियत में किसी से कमतर ना होने के बावजूद ये सब देख मुतासिर हो रही थी। सभी को अंदाजा हो रहा था कि रायान लाला रुख से किस कदर मोहब्बत करता है। जज्बे लुटाती निगाहों से लाला रुख की जानिब देखते रायान ने अपनी जेब से निकाह की अंगूठी निकाली और लाला रुख के हाथ में पहना दी। वो अच्छी खासी मालियत की अंगूठी थी। फोटोग्राफर धड़ाधड़ उनकी तस्वीरें उतार रहा था। वो दोनों साथ बैठे चांद और सूरज को मात दे रहे थे, मगर वो दोनों ही नहीं जानते थे कि सामने खड़े सैकड़ों अफराद में बहुत सी नज़रें ऐसी थी जिनमें सिर्फ और सिर्फ हसद था। शाम के साए ढलने लगे थे। मेहमानों के लिए खाना खोल दिया गया। कई डिशेस थे। रायान ने पानी की तरह पैसा बहा दिया था। सीमाब बेगम का दिल होल रहा था। वो मुसलसल हाथ में मौजूद तस्बीह पढ़ रही थी। पता नहीं आज क्यों सुबह से उनकी तबीयत अजीब सी हो रही थी। वो मुसलसल बेचैन थी। रायान के चेहरे पर फैली खुशी देख देख कर वो खुश तो हो रही थी, मगर न जाने क्यों उन्हें किसी पल चैन नहीं आ रहा था। तकरीब के मुकम्मल होते ही रात की तारीकी चारों जानिब फैल चुकी थी। सीमाब बेगम बेचैन होकर उठ खड़ी हुई। बस करो रायान, अब हमें घरों को चलना चाहिए। रात ज़्यादा हो गई है और सफ़र भी लंबा है। माँ की बात पर रायान ने असबात में सर हिला दिया। मेहमान रुखसत होने लगे। लाला रुख के घर वाले उसे ले जाने के लिए आगे बढ़े। तभी रायान ने लाला रुख का हाथ पकड़ लिया। वो गोया करंट खाकर पलटी थी। कहाँ जा रही हो अपने शोर की इजाज़त के बगैर? अब रायान ने मायनी खेज आवाज़ में कहा तो लाला रुख के चेहरे पर सुर्खी फैल गई। उसके माँ बाप सामने से आ रहे थे। इजाज़त दो बेटा रेहान, अब हम अपनी गुड़िया को अपने घर ले जाएंगे। 1 साल बाद तुम रुखसती करवा कर इस अमानत को अपने घर ले जाना, चचा जान ने कहा तो रायान ने बेख्तियार नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, आप लोग नहीं, मैं लाला रुख को शहर छोड़ने खुद जाऊंगा। रायान की बात पर सभी ने चौंक कर उसकी जानिब देखा था। आलम खान भी बेख्तियार उसके करीब आन खड़ा हुआ। सीमाब बेगम परेशान सी आगे बढ़ी। क्या कह रहे हो रायान? हमारा रास्ता अलग है, इन्होंने दूसरी तरफ जाना है, तुम कैसे लाला रुख को छोड़ने जाओगे? माँ की बात पर रेहान मुस्कुरा दिया। सभी परेशानी से उसे देख रहे थे। सीमाब बेगम जानती थी रायान ने जो बात मुंह से निकाल दी वो उसे पूरा किए बगैर नहीं रहेगा, और यही हुआ था। रायान ने फैसला सुना दिया कि हवेली में जितने अफराद ने वापस जाना है वो सब एक दूसरा रास्ता इख्तियार करें, जहाँ से होते हुए वो पहले लाला रुख को शहर उसके घर छोड़ेगा और फिर वो उसके बाद वो लोग हवेली जाएंगे। ना चाहते हुए भी सीमाब बेगम ने हामी भर ली थी। वो अपने बेटे की खुशी को ख़राब नहीं करना चाहती थी। रायान की बात मान ली गई। लाला रुख के घर से भी कई मेहमान आए थे जिन्होंने वापस कोठी जाना था। गाड़ियों की एक लंबी कतार फिर से वापसी के लिए तैयार हो गई। कई मुसाफिर गाड़ियों में बैठ गए थे और 2 बड़ी बड़ी कोस्टर भी मेहमानों से भर गई।
रायान ने आगे बढ़कर अपनी गाड़ी का दरवाज़ा लाला रुख के लिए खोल दिया। वो अपनी घबराहट छुपाती फ्रंट सीट पर बैठ गई। न जाने रायान ने उसे खुद ले जाने की बात क्यों की थी। वो खामखाई मगरूर हुई जा रही थी। रायान की मोहब्बत देख सभी उसकी किस्मत पर रश कर रहे थे। ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर रायान अंदर आन बैठा। उनकी गाड़ी सबसे आगे थी, बाकी सारे मुसाफिर गाड़ियाँ पीछे थे। उनके चलने में अभी वक्त था। रायान ने एक नज़र पीछे देखा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। बाकी सब लोग आते रहेंगे, हमें तो अपना सफ़र एंजॉय करना चाहिए। बस इसी मुख्तसर से वक्त के लिए तो तुम मेरे पास हो, फिर घर चली जाओगी। रायान ने गहरी नज़रों से लाला रुख की जानिब देखा। उसके चेहरे पर भी सुर्खी छाई थी। रायान गाड़ी चलाते काफ़ी आगे निकल चुका था। दूसरे मुसाफिरों के साथ खड़े आलम खान ने परेशानी के आलम में आगे देखा। रात गहरी हो रही थी मगर रायान को समझाना बेसूद था। अंधेरी सड़कों पर रायान और लाला रुख की गाड़ी दौड़ती जा रही थी। रायान आज उससे सारी बातें कर लेना चाहता था अपने दिल की। दाएं हाथ से स्टीयरिंग व्हील को संभाले वो बाएं हाथ से मुसलसल लाला रुख का हाथ पकड़े हुए था। क्या कहती हो लाला रुख, एक छोटी सी गुस्ताखी कर लूं? रायान ने लाला रुख की तरफ मुड़कर कहा। वो बेतरह घबरा गई। रायान ने उसकी घबराहट को खूब एंजॉय किया। बेसाख्ता उसके लबों से कहकहा निकला, लेकिन अगले ही पल बेख्तियार उसका पैर ब्रेक पर जा पड़ा। गाड़ी के ऐन सामने तारीख सड़क के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। गुजरने का कोई रास्ता ना था। गाड़ी एक झटके से रुक गई। रायान के चेहरे पर परेशानी फैल गई। साथ बैठी लाला रुख भी घबरा सी गई। ये पत्थर कैसे हैं? आते वक्त तो ऐसा कुछ नहीं था यहाँ, लाला रुख ने कहा तो रायान अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया और बड़े बड़े वजनी पत्थर थे। ऐसा लगता था किसी ने जानबूझकर सड़क के दरमियान में रखकर रास्ते को बंद किया। रायान जेब से मोबाइल निकालकर आलम को फ़ोन करने ही लगा था कि अचानक उसी लम्हे उसे लाला रुख की घुटी घुटी सी चीख सुनाई दी। रायान ने पलट कर देखा तो उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। दो लहीम शहीम अफराद जिन्होंने कपड़े से अपने चेहरे को पूरी तरह लपेट रखा था, वो घसीटते हुए लाला रुख को गाड़ी से बाहर निकाल रहे थे। उनके हथियार उनके कंधों पर झूल रहे थे। लाला रुख की नज़र रायान पर पड़ी तो वो जोर से चीखी, रायान बचाओ। रायान पागलों की तरह लाला रुख की तरफ लपका और ऐन उसी लम्हे पीछे से किसी ने उसे दबोच लिया था। रायान फड़फड़ा कर रह गया। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की मगर उसे पकड़ने वाला शख्स काफ़ी जानदार था। अचानक रायान को अपने सर के पिछले हिस्से में एक जोरदार ठोकर लगने का एहसास हुआ। वो जो कोई भी था उसने मजबूत चीज़ से रायान के सर पर वार किया था। रायान की आंखों के आगे तारीकी छाने लगी। उसके हलक से घुटी घुटी सी आवाज़ निकली, लाला रुख। वो सामने ही देख रहा था जहां दो डाकू लाला रुख को घसीटते अब रोड से नीचे कच्चे में उतार कर ले जा रहे थे। लाला रुख चिल्ला रही थी, मचल रही थी, उनकी गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश कर रही थी मगर मर्दाना गिरफ्त मजबूत थी। लाला रुख का नाजुक वजूद जख्मी होने लगा। दुपट्टा उसके सर से उतरकर ढलक कर नीचे जा गिरा था। गले में सोने का वजनी हार था जिसे देखते ही एक डाकू की आंखों में चमक सी उभर आई। उसने हाथ बढ़ाकर हार लाला रुख की गर्दन से दबोच लिया। मुझे प्लीज़ छोड़ दो, मैं सारा सोना खुद दे देती हूँ तुम्हें, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लाला रुख से सख्ते उनकी मिन्नत समाजत कर रही थी। एक डाकू जिसने लाला रुख को दबोच रखा था उसने दूसरे की जानिब देखा। छोड़ दे यार, जब कह रही है कि सोना खुद ही दे रही है तो हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। इलाकाई लबो लहजे में बोलते दोनों ने एक जोरदार कहका लगाया। लाला रुख को छोड़ दिया गया। वो गिरते गिरते बची। उसने एक खौफजदा नज़र दूर पड़े रायान पर डाली जिसके सर से खून बह रहा था। वो ज़मीन से उठने की कोशिश कर रहा था मगर उसके सीने पर पैर रखे एक डाकू खड़ा महफूज होती नज़रों से उसकी जानिब देख रहा था। लाला रुख ने कांपते हाथों से गले में पहना हार उतारा, कानों में पहने आवेज़े उतारकर डाकू के बढ़े हुए हाथ पर रख दिए। तभी डाकू की निगाह उसके हाथ में मौजूद अंगूठी पर पड़ी। ये अंगूठी भी उतारो। लाला रुख कपकपा कर रह गई। उसकी निगाह अपने हिनाई उंगली में मौजूद उस अंगूठी पर पड़ी जो रायान ने किस कदर चाहत से उसके लिए बनवाई थी। ये मेरे निकाह की अंगूठी है। उसने कुछ कहने की कोशिश की और अगले ही पल पीछे खड़े डाकू ने एक दफ़ा फिर उसे दबोच लिया। खुद उतारती हो या हम लोग उतारें, मगर फिर हम अंगूठी के साथ कुछ और भी उतार देंगे, डाकू ने मायनी खेज अंदाज में कहा और एक दफ़ा फिर जोरदार कहका लगाया। लाला रुख सरता पैर लरज कर रह गई। उसने कांपते हाथों से अंगूठी उतारकर उनके हवाले कर दी। उसकी सांस सीने में घुट रही थी। डाकुओं की गिरफ्त मजबूत थी। उसने जोर लगाकर खुद को छुड़ाना चाहा मगर बेसूद। रात की तारीकी में दूर तक सड़क पर सन्नाटे और वीरानी के सिवा कुछ ना था। रायान ने बंद होती आंखों से लाला
लाला रुख को उन दोनों के चुंगल में देखा। उसने पूरी कोशिश की और एक जोरदार ठोकर अपने पास खड़े डाकू की टांग पर मारी। वो झुंझला सा गया। रायान उठने की कोशिश कर रहा था, मगर शायद डाकू को शदीद तैश आ चुका था। उसने हाथ में पकड़ी बंदूक रायान की तरफ सीधी की और अगले ही पल रायान को अपनी गलती की सज़ा मिल चुकी थी। पै दर पै कई फायर हुए। रायान किसी बेजान लाश की तरह ज़मीन पर गिरता चला गया। उसके पास खून का तालाब सा बनने लगा। लाला रुख की चीखें तारीकी को चीर रही थीं। बंद होती आंखों के साथ रायान के लबों से जो आखिरी लफ्ज़ अदा हुआ वो लाला रुख का नाम ही था। रात भीगती रही। पीछे आने वाली गाड़ियों में सबसे आगे वाली गाड़ी में आलम खान और सीमाब बेगम बैठी थीं, जिनका दिल मुसलसल होल रहा था। जल्दी चलाओ आलम खान, रेहान की गाड़ी बहुत आगे निकल गई है। नामालूम मुझे क्यों अजीब घबराहट हो रही है। हमें रात के वक्त सफ़र नहीं करना चाहिए था। सीमाब बेगम ने आलम खान की तरफ देखते हुए कहा तो उसने भी संजीदगी से सर हिला दिया। गाड़ी की रफ्तार मुनासिब थी। अचानक ही ड्राइविंग सीट पर बैठे आलम खान के पांव ब्रेक पर जा पड़े। वो पूरी तरह से चौंका। सामने सड़क के बीचों बीच रायान की गाड़ी खड़ी थी। उसके दोनों दरवाजे खुले थे और देखकर यूं लगता था कि अंदर कोई भी नहीं है। आलम खान का दिल जोर से धड़क उठा। सीमाब बेगम भी परेशान हो उठी थी। पीछे मौजूद सारी गाड़ियां रुक गईं। आलम खान बेताबी के आलम में गाड़ी से उतरकर नीचे आया। उसके पीछे सीमाब बेगम भी थी। रफ्ता रफ्ता हर गाड़ी से उतरकर मेहमान दौड़ दौड़ कर आगे आना शुरू हो गए। आलम खान भागते हुए रायान की गाड़ी तक पहुंचा। उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। सामने ही रायान की बेजान लाश ज़मीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं। उसके इर्द गिर्द सुर्ख खून का एक तालाब बना हुआ था। पास ही लाला रुख बैठी सिसकियों के साथ रो रही थी। उसका कामदार दुपट्टा निदार था। सिर्फ लिबास था जो जगह जगह से नोचा खसोटा गया था। वो कहीं से भी दुल्हन नहीं लग रही थी। रो रो कर उसका काजल फैल चुका था। बाल उलझे हुए थे और जेवर का कोई अता पता भी ना था। वो सरता पैर उजड़ी हुई बदनसीब लड़की लग रही थी जो अपने शोहर की लाश के पास बैठी बुरी तरह सिसक रही थी। या मेरे अल्लाह, सीमाब बेगम के मुंह से निकला। लड़खड़ाती हुई वो वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। जवान बेटे की लाश सामने थी। बहू उजड़ी पुजड़ी हालत में बैठी थी। सीमाब बेगम के दिल से एक जोरदार हाय निकल गई। खुद आलम खान की हालत ये थी कि गोया काटो तो बदन में लहू ने उनका घराना लूट चुका था। खुशियों भरे लम्हात गम में तब्दील हो गए थे। सारे मुसाफिर उनके इर्द गिर्द इकट्ठे होना शुरू हो गए। जो भी देखता उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। चारों तरफ एक कोहराम सा मच गया। लाला रुख के वालिदैन भी पहुंच गए थे। निकाह के फौरन बाद ही बेटी का बेवा हो जाना उनके लिए किसी सदमे से कम ना था। लाला रुख की माँ ने बेख्तियार आगे बढ़कर लाला रुख को अपने सीने से लिपटा लिया। वो सब पूछ रहे थे कि यहाँ क्या हुआ, रायान को किसने मारा, लाला रुख का जेवर कहाँ गया। मगर लाला रुख में हिम्मत होती तो बताती। रो रो कर उसकी आवाज़ बैठ चुकी थी। वो शदीद खौफसदा लग रही थी। लरजते कांपते उसने सिर्फ इतना बताया कि डाकुओं ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। वो उसका सारा जेवर लूट कर ले गए। रायान ने मज़ामत करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन्होंने उसे गोली मार दी। सीमाब बेगम पर बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। जवान बेटा मरा था। खुद आलम खान कभी माँ को संभालता तो कभी रोती बिलखती लाला रुख को देखता। सड़क के बीचों बीच इतने अफराद का खड़े होना भी मुनासिब न था। खुद पर बर्दाश्त का बंद बांधते आलम खान ने माँ से कहा, खुद को संभालिए अम्मा जान, हमें हवेली वापस लौटना पड़ेगा। भाई की लाश को यहाँ सड़क पर नहीं छोड़ सकते। सीमाब बेगम भी एक बहादुर औरत थी। बुरी तरह रोते उन्होंने अपने कांपते दिल को संभाला और उठने की कोशिश करने लगी थी। तभी उनके कान में दो औरतों की सरगोशी गूंजी थी। अल्लाह तौबा, कैसी मनहूस लड़की है, अभी ज़िंदगी में आई नहीं और इनके जवान बेटे को खा गई। शक्ल तो देखो कितनी मासूम है और है पूरी डाइन। दूसरी औरत ने भी हाँ में हाँ मिलाई। सभी मशकूक नज़रों से लाला रुख को देख रहे थे जो रोते बिलखते अपनी माँ के सीने में छुपी जा रही थी। सीमाब बेगम ने एक ज़ख्मी निगाह उस लड़की पर डाली जिसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उन्होंने पलट कर उन दो औरतों की जानिब देखा। अगरचे उनका गम पहाड़ जैसा था, मगर नमाजी खातून थी, उनसे ये सब बर्दाश्त ना हुआ। शर्म करो रुखसाना, इसमें भला लाला रुख का क्या कसूर है। किस्मत का लिखा था जो आज होना ही था। और वैसे भी मैं रायान को कई रोज़ से मना कर रही थी कि दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस कदर शोर शराबा करके हमने ये निकाह किया, लाजमी बात है कि उसे नज़र बदी लगी है। सीमाब बेगम बमुश्किल इतना ही कह सकी। सामने मौजूद औरतों ने मुंह बनाने शुरू कर दिए थे। अरे नज़र काहे की नज़र बद, नज़र बद सिर्फ तुम्हारी बेटे को लगनी थी,
उसके साथ बैठी लड़की तो ठीक ठाक है, सिर्फ इसका जेवर ही लूटा गया है ना। तुम बिला वजह की पर्दापोशियाँ मत करो। खातून की बात पर सीमा बेगम को सख्त गुस्सा आ गया। खामोश हो जाओ, इसके बारे में कुछ मत बोलो। पहाड़ टूटा है इस पर गम का। जिस तरह मैं गमज़दा हूँ, बिल्कुल ये भी वैसे ही गमज़दा है। नज़रे बद हकीकत है, ये ऊँट को हांडी में पहुँचा देती है और इंसान को कब्र में। क्या तुमने वो हदीस नहीं सुनी? रायान नज़रे बद का ही शिकार हुआ है और मैं अब इस सारे बारे में कोई बात मज़ीद ना करना चाहती हूँ और ना सुनना। सीमा बेगम की आवाज़ में सख्ती उतरी। वो दिल ही दिल में अल्लाह से सब्र मांग रही थी, जिसने इतना पहाड़ जैसा गम उनके बूढ़े दिल पर उतार दिया था। रायान की लाश को आलम खान ने कई लड़कों की मदद से गाड़ी के पिछले हिस्से में एहतियात से रख दिया। उसकी गाड़ी अब कोई और ड्राइव कर रहा था। अगले मोड़ से वापस मुड़ते तमाम अफराद की गाड़ियाँ वापस हवेली की जानिब रवां दवां हो गई थी। लाला रुख ने वालिदैन के साथ जाने से इनकार कर दिया था। फ़िलहाल माहौल में इतना परेशानी वाला तनाव था कि चचा जान की फैमिली ने भी हवेली जाना ही मुनासिब समझा। खुद आलम खान की आंखें बार बार पानियों से भीग जाती थी, मगर बैक व्यू मिरर में नजर आती होशो हवास से बेगानी होती। लाला रुख को देख देख उसके भी दिल को कुछ हो रहा था। सुबह के करीब रायान की लाश लिए वो हवेली वापस पहुंच गए थे, जो घर शहनाइयों में था डूबा हुआ। जहां शहनाइयों से रुखसत हुए थे ये लोग आहो पका में वापस आए। पूरे गांव को इल्म हो गया था कि रायान खान की मौत हो चुकी है। हवेली में कोहराम सा मचा था। सीमा बेगम बार बार होशो हवास से बेगाना हो जाती थी, मगर खुद को संभालने की तगोदो में थी। दोपहर के करीब रायान खान को दफना दिया गया। बहुत ही सब्ज कदम है ये लड़की, और सीमा बेगम इसे उठाकर फिर से ले आई हवेली में। इन्हें तो चाहिए था कि वहीं से इसके वालिदैन के साथ इसे रुखसत कर देती। जवान बेटे को खा गई इनके, न जाने और कितना नुकसान करेगी। लाला रुख के ऐन पीछे बैठी चंद औरतें एक दूसरे के साथ सरगोशियाँ कर रही थीं। उसकी आंखें फिर से भीगने लगीं। तभी सीमा बेगम बमुश्किल अपनी जगह से उठी। कुछ तो खुदा का खौफ करो तुम लोग। अगर मेरा जवान बेटा मरा है तो इसका भी शोहर मरा है, निकाह में है इसके, निकाह हुआ था इसका उसके साथ, फ़ौरन ही बेवा हो गई निकाह के। इसके हाल पर रहम करो। लाला रुख की बारे में आकर आइंदा किसी ने ऐसी कोई भी बात की ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। सीमा बेगम की आवाज़ सख्त थी। गांव की औरतें उठ उठ कर जाने लगी। आखिरकार बड़े कमरे के अंदर सिर्फ लाला रुख और उसके वालिदैन रह गए। सीमा बेगम सोफे पर तस्बीह हाथ में लेकर बैठ गई। तभी आलम खान अंदर दाखिल हुआ। लाला रुख को देखते उसने नज़रें चुराई। जानता था कि वह अभी इद्दत में है। इजाज़त दीजिए बहन, हम लाला रुख को लेकर अपने घर जाएंगे। इसकी हालत ऐसी नहीं कि यहाँ रह सके, और वैसे भी अब रेहान नहीं रहा तो इसका अब यहाँ से क्या ताल्लुक। चचा जान गलूगीर आवाज़ में कह रहे थे। सीमा बेगम अचानक चौंक सी गई। ये क्या कह रहे हो सरफराज? यहाँ इसका कोई क्यों नहीं है? मेरी बेटी है ये, रायान की आखिरी निशानी। कितनी मोहब्बत करता था वो इससे। ये मेरी आंखों के सामने रहेगी तो मेरे दिल को भी ठंडक मिलेगी, और वैसे भी इसने अपनी इद्दत पूरी करनी है। अगर लाला रुख चाहे तो इद्दत के ये दिन मेरी हवेली में रह ले, तब तक मेरे दिल को भी सब्र आ जाएगा। बात के इख्तिताम पर सीमा बेगम की आवाज़ एक दफ़ा फिर भीग गई। चचा जान ने चौंक कर अपनी बेटी लाला रुख की जानिब देखा, जो सदमे से निढाल थी। उसने बड़ी मुश्किल से सर उठाकर अपने बाप को देखा और सर हिला दिया। ये इस बात का इशारा था कि वो भी हवेली में वक्त गुजारना चाहती है। उसे रायान का कमरा दे दिया गया, खुशबुओं से मुअत्तर वो कमरा जिसका मालिक अब इस दुनिया में नहीं रहा था। उसके बेड पर बैठते लाला रुख फूट फूट कर रो दी। दिन गुजरने लगे। सोयम तक तकरीबन सभी मेहमान अपने घरों को जा चुके थे। लाला रुख कमरे से कम ही बाहर निकलती थी। उसने बड़ी सी सफ़ेद चादर में खुद को ढांप लिया था। उसका हुस्न सोगवारी में ढलकर मज़ीद क़यामत ढाने लगा था, मगर न जाने क्यों वो चुप हो गई थी बिल्कुल। ज़मीनों के तमाम मामलात पहले भी आलम खान ही देखा करता था, मगर अब दिल कुछ बोझल रहने लगा। उस रोज़ भी जब वो रात की तारीकी फैलने के बाद हवेली आया तो तकरीबन सभी सो चुके थे। किचन में होती आहट से उसे अंदाज़ा हुआ कि वहाँ कोई है। भूख तो लग ही रही थी, इसलिए किचन में चला आया, मगर किचन के दरवाजे पर अचानक ठिठक कर रुक गया, क्योंकि सामने लाला रुख खड़ी थी। ढीले ढाले अंदाज में बंधी बालों की चुटिया में से कई लिटें निकलकर उसके चेहरे के अतराफ झूल रही थी। स्याह रंग के लिबास में उसकी गुलाबी रंगत चमक रही थी। वो परेशान नज़रों से मुख्तलिफ कैबिनेट खोल खोल कर शायद कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। आलम खान की नज़रें तो पलटना ही भूल गई थीं।
उसे उसका एक एक नक्श अज़बर था, बचपन से लेकर अब तक। सिवाय लाला रुख के उसने किसी और लड़की के बारे में सोचा ही ना था, मगर ये किस्मत ने न जाने कैसा इम्तहान लिया था कि उसने उसी लड़की को पहले अपने भाई की बीवी बनते और फिर उसकी इद्दत गुजारते देखा था। क्या ढूंढ रही हो? आलम की नर्म आवाज़ पर वो उछलकर पलटी थी। उसने बेख्तियार अपनी चादर सर पर जमाई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में परेशानी थी। वो मैं चाय बनाने लगी थी, मेरे सर में बहुत दर्द था, मगर मुझे पत्ती नहीं मिल रही। मुलाजमा सोने जा चुकी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि किसी को जगाऊं। उंगलियां मरोड़ते लाला रुख ने जवाब दिया। आलम खान धीरे से आगे बढ़ा और उसने एक कैबिनेट खोलकर चाय पत्ती निकाल उसके सामने रख दी। मुलाजमा की आदत है, डब्बा कोई और होता है और अंदर सामान कोई और। अभी भी देखो, आइसक्रीम के डब्बे में चाय की पत्ती रख दी। आलम खान मुस्कुराते हुए बोला। लाला रुख भी हल्का सा मुस्कुरा दी। आलम खान ठिठक सा गया। वो चाय बनाने के लिए पतीला रखने लगी। अब वो माचिस तलाश कर रही थी। वो किचन से ना आशना थी, इसीलिए उसे कोई चीज़ नहीं मिल रही थी। न जाने आलम के दिल में क्या समाई कि उसने हाथ में पकड़े कागजात वहीं किचन की स्लीप पर रखे कहने लगा, पीछे हटो, मैं तुम्हें चाय बना देता हूँ। आज मेरे हाथ की चाय पी कर देखो, बहुत अच्छी बनाता हूँ मैं। लाला रुख हैरानी से उसे देखती रही। लाला रुख हैरानी से उसे देखती रही। क्यों, तुम्हें कोई शक है मेरे अच्छे शेफ होने पर? चाय का पानी डालते आलम खान ने मसरूफ़ अंदाज में उससे पूछा, तो वो झींप कर मुस्कुरा दी। नहीं, मुझे क्यों शक होगा? शायद उसे चाय की बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी, इसीलिए वहीं खड़ी हो गई। क्या सोचा है तुमने? इद्दत के बाद क्या करोगी? फिर से अपनी तालीम जारी रखोगी? आलम खान की बात पर लाला रुख के चेहरे पर एक तकलीफ दे तासुर उभर कर रह गया। हाँ, कोशिश तो करूँगी, इसके अलावा कर भी क्या सकती हूँ? लाला रुख ने अफसुर्दगी में जवाब दिया। यूं ही चाय बनाते वो छोटी छोटी बातें करते रहे। आलम खान को यूं लगा उसके वजूद का एक अधूरा हिस्सा मुकम्मल हो गया। लाला रुख की अपने पास मौजूदगी उसकी धड़कनों को तेज कर रही थी, मगर जानता था कि वो इद्दत में है। चाय बनाकर 2 मगों में डालते उसने एक मग लाला रुख के हवाले किया और बोला कि आ जाओ, टेरिस पर चलकर चाय पीते हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। शायद लाला रुख भूल गई थी कि वो इद्दत में है, या फिर वो तन्हा रहते रहते आजिज़ आ चुकी थी, इसीलिए खामोशी से उसके साथ चल दी। वो उसे लेकर साथ चलता टेरिस तक आ गया। बाहर हल्की हल्की खुनकी फैल रही थी। लाला रुख ने चादर को खुद पर फैला लिया। उसने वाकई बहुत अच्छी चाय बनाई थी। दोनों बातें करते रहे, न जाने कितना वक्त बीत गया। अचानक लाला रुख चौंक उठी। काफ़ी रात हो गई है, मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए, आलम खान से कहते वो अचानक मुड़ गई। आलम खान उसे जाता देखता रहा, फिर यूं जैसे अपने दिल का चोर पकड़े जाने पर शर्मिंदा हुआ। चंद रोज़ के बाद की बात है कि आलम खान एक जिरगे का फैसला करके घर लौटा। उसे सीमा बेगम की तलाश थी, कुछ ज़मीनें जिनका मुकदमा अरसा हुआ चल रहा था। आज उनका फैसला हो गया था। आलम खान बेहद खुश था। माँ को खुशखबरी सुनाना चाहता था। अम्मा जान कहाँ हैं आप? उन्हीं को आवाज़ें देता वो मुतलाशी निगाहों से इधर उधर देख रहा था जब उसकी नज़र रायान खान के कमरे के खुले दरवाजे पर पड़ी। वो चौंक सा गया, क्योंकि दरवाजे के अंदर का मंजर देखने में काफ़ी परेशान कुन लग रहा था। सामने ही लाला रुख कमरे के अंदर दाखिल हो रही थी, मगर उसकी चाल बेहद गैर मुतवाजन थी। उसके चेहरे पर गैर मामूली सर्दी छाई थी। इतनी परेशान दिख रही थी कि उसने आलम खान को अच्छी खासी ऊंची आवाज़ भी नहीं सुनी थी, शायद अपने होशो हवास में नहीं थी। आलम खान ना चाहते हुए भी उसे देखेगा। वो लड़खड़ाते कदमों से कमरे के अंदर दाखिल हुई, फिर जैसे उससे खड़ा ना हुआ गया, वो बेसाख्ता बेड का सहारा लेकर उसके साथ नीचे बैठती चली गई। उसने अपने सीने पर यूं हाथ रखा जैसे उसका दम घुट रहा हो। दूर से ही देखने पर आलम खान को अंदाज़ा हो रहा था कि उसकी तबीयत शदीद ख़राब हो रही है। वो बेइख्तियारी 2 कदम आगे बढ़ा। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया था, मगर अगले ही पल वो ठहर सा गया। लाला रुख इद्दत में थी और उस वक्त वो अपने कमरे के अंदर थी। यूं इस तरह रात के इस पहर उसके कमरे में जाना मुनासिब नहीं था। आलम खान ठहर सा गया। उसने अपने कदम मोड़ना चाहे, मगर न जाने क्यों उसके कदमों ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। उसने अपनी गर्दन मोड़ी। चंद लम्हे बाद दोबारा पलट कर देखा। लाला रुख अपनी पेशानी को मसलते उठकर खड़ी हो रही थी। उसने एक कदम चलकर बेड के नज़दीक होना चाहा। मगर अगले ही कदम जैसे उसे जोरदार चक्कर आया और लड़खड़ा कर नीचे ज़मीन पर गिरती चली गई। आलम खान बौखलाकर अंधाधुंध उसके कमरे की जानिब भागा था। खुले दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही वो जोर से चिल्लाया, लाला रुख, क्या हुआ है तुम्हें?
आलम खान उस पर झुका, उसका चेहरा थपथपा रहा था और तभी लाला रुख ने आंखें खोल दी। आलम खान ने बेख्तियार सुकून का सांस लिया कि वो बेहोश नहीं हुई थी। शायद उसे जोर का चक्कर आया था। उसने सहारे के लिए हाथ बढ़ाया तो आलम खान ने उसे सहारा देकर बेड पर बिठाया। वो अभी तक अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख पा रही थी। क्या बात है लाला रुख, तुम्हारी तबीयत खराब है? देखने में तो लग रहा है तुम अच्छी खासी बीमार हो। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। रात हो रही है, अगर ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो फिर क्या करेंगे? उसके लहजे में हद दर्जा परेशानी थी। लाला रुख ने चौंक कर निगाह उठाई और उसे देखा। आलम खान ने अपनी निगाहें चुरा ली। उसके लहजे से छलकती बेचैनी को शायद लाला रुख महसूस कर चुकी थी। नहीं, मैं ठीक हूँ, शायद कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ गया। लाला रुख बोली तो उसकी आवाज़ में खोखलापन था। आलम खान चंद लम्हों तक खामोश रहा। सिर्फ कमज़ोरी की वजह से इतनी ज़्यादा तबीयत तो ख़राब नहीं होती, और अगर कमज़ोरी भी है तो दवा लेने में क्या हर्ज था? अब के बार उसकी आवाज़ में हल्का सा एहतजाज था। अचानक ही लाला रुख ने सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। आप समझते क्यों नहीं, मैं रात के इस वक्त आपके साथ दवा लेने नहीं जा सकती। आप मेरे लिए नामहरम हैं और मैं रायान की बेवा इद्दत में हूँ। लोग कितनी बातें बनाएंगे, आपको अंदाज़ा नहीं है। जुमले के आखिर में उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। आलम खान दम बखुद रह गया। बेताबी में उसने ये तो सोचा ही नहीं था कि वो बेवकी की ज़िंदगी काट रही है। आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। लाला रुख ने चेहरा दूसरी तरफ फेरते हुए कहा। आलम खान चंद लम्हों तक उसे देखता रहा, फिर बेजान कदमों से चलते कमरे से बाहर निकल आया। अपने ख्यालों में गुम चलते हुए सीमा बेगम के दरवाजे तक जा पहुंचा था। हल्की सी दस्तक देने के बाद वो अंदर दाखिल हुआ। सामने ही वो ईशा की नमाज पढ़कर सलाम फेर रही थी। क्या बात है आलम खान, काफ़ी देर से मुझे आवाज़ें दे रहे थे। नमाज पढ़ रही थी मैं, इसीलिए जवाब नहीं दे सकी। क्या हुआ है? उन्होंने आलम खान का माथा चूमते उससे पूछा, मगर वो इतना परेशान नजर आ रहा था कि चौंके बगैर न रह सकी वो। क्या हुआ है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सीमा बेगम ने पूछा तो आलम खान ने बेख्तियार सर उठाकर उन्हें देखा। लाला रुख की तबीयत ठीक नहीं है अम्मा जान। मैंने उसे दवा के लिए पूछा मगर उसने मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया। देखने में वो बहुत बीमार लग रही है, पता नहीं क्या हुआ है उसे। आलम खान बुझे दिल से कह रहा था, जैसे उसका मनपसंद खिलौना टूट रहा। सीमा बेगम ने ठिठक कर उसकी जानिब देखा। उन्होंने एक ठंडी सांस ली। तुम नहीं जानते आलम खान, एक औरत के लिए उसका सबसे बड़ा सहारा उसका शोहर होता है, और लाला रुख का शोहर तो उसका सहारा बनने से पहले इस दुनिया से चला गया। उसने खुशियों से पहले ही गम देख लिए, और यही दुख तो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। शायद वो इसीलिए दिन ब दिन घुलती जा रही है। मुझे ये डर है कि कहीं ये गम उसे अंदर ही अंदर खोखला ना कर दे। सीमा बेगम की आवाज़ में दुख था। उन्हें लाला रुख अपनी बेटियों की तरह प्यारी थी। आलम खान बेख्तियार माँ की गोद में सर रखकर लेट गया। ये तो उस पर जुल्म है अम्मा जान, मुझसे उसका ये दुख नहीं देखा जाता। ना जाने कैसे वो माँ के सामने अपने दिल की बात कह गया। सीमा बेगम चंद लम्हे तक उसे देखती रही। तो फिर उसका गम दूर कर दो आलम खान, अपने भाई की जगह ले लो, लाला रुख से निकाह कर लो। सीमा बेगम की आवाज़ आलम खान पर गोया पहाड़ बनकर टूटी। वो एक झटके से उठ बैठा। उसने फटी फटी निगाहों से माँ की जानिब देखा। क्या उन्होंने उसके दिल का चोर पकड़ लिया था? ये आप क्या कह रही हैं अम्मा जान? वो भाई की बीवी है, मैं उससे कैसे शादी कर सकता हूँ भला? उसने सरसराती आवाज़ में पूछा तो सीमा बेगम ने एक गहरी सांस ली। हकीकत को कबूल करो आलम खान, रायान अब पलट कर वापस नहीं आएगा। लाला रुख जवान है, उसके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तुम्हारा उसका जोड़ बिल्कुल दुरुस्त है। मैं भाई साहब से बात कर लूँगी, उन्हें कोई इनकार नहीं होगा। तुम उन्हें अपने बेटे की तरह अजीज़ हो। मैं चाहती हूँ चंद रोज़ बाद जब लाला रुख की इद्दत खत्म हो जाए तो मैं तुम्हारा और उसका निकाह कर दूँ। बोलो, क्या तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? सीमा बेगम आलम खान की आंखों में झांकते सवाल कर रही थी। वो अपनी जगह साकित रह गया। इनकार कैसे करता? लम्हों में माँ ने उसकी पूरी कायनात उसकी झोली में डालने की बात कर दी थी। इससे ज़्यादा खुशी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती थी। बेख्तियार उसका सर हाँ में हिल गया। सीमा बेगम ने आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। तुम मेरे अच्छे बेटे हो, माँ की बात को नहीं टालते। आलम खान मुस्कुराते माँ के पास से उठ गया। उसका बुझा हुआ दिल अचानक ही खुशगवार एहसास में ढल गया। उसने एक नज़र लाला रुख के कमरे की जानिब डाली जिसका दरवाज़ा बंद था। वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा लाला रुख जिनकी तुम हकदार हो।
अपने कमरे की तरफ जाते मुसलसल वो यही सोच रहा था। चंद रोज मजीद गुजर गए। हफ्ते बाद लाला रुख की इद्दत मुकम्मल हो चुकी थी। इस दौरान आलम खान ने जितनी दफ़ा भी उसे देखा वो उसे जर्द रंगत के साथ बमुश्किल चलती दिखाई दी। अम्मा जान ने लाला रुख के वालिदैन से बात कर ली थी। उन दोनों को आलम खान और लाला रुख के निकाह पर कोई एतराज़ ना था, बल्कि वो तो सीमा बेगम के एहसान मंद हो रहे थे, जिन्होंने लाला रुख को अपनी बेटी की समझा था। उनके निकाह की तारीख रख दी गई। आलम खान नहीं जानता था कि लाला रुख इस बात पर खुश है या नहीं। उसने जितनी बार भी उसका सामना करने की कोशिश की, कोई ना कोई काम आड़े आ जाता। इन्हीं कामों के बीच उसके निकाह का रोज़ आन पहुंचा। सुर्ख रंग के लिबास में लाला रुख बेहद हसीन लग रही थी। उसकी जर्द रंगत उसके अंदरूनी खदशात को छुपाने में नाकाम हो रही थी। निकाह नामे पर दस्तखत करते आलम खान ने सर उठाकर उसे देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। आलम खान दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हारे सारे खदशात दूर कर दूंगा। तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, शायद रायान भाई से भी ज़्यादा। और अब तुम मेरी मोहब्बतों की शिद्दत को देख अपने सारे गम भूल जाओगी। दिल ही दिल में अहद करता आलम खान सबकी मुबारकबादें वसूल कर रहा था। शाम के साए तारीकी में ढले तो तमाम रस्मों से फारिग होकर आलम खान कमरे का दरवाज़ा खोल अंदर दाखिल हुआ। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। वो आज इस्तेहकाक से लाला रुख को अपनी बीवी का दर्जा दे जाएगा। मगर सामने नज़र डालते अचानक उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि सामने ही बेड पर आड़ी तिरछी सी लाला रुख पड़ी थी। उसके चेहरे को देखकर ही लगता था वो अपने होशो हवास में नहीं। आलम खान का दिल थक से रह गया। लपक कर वो आगे बढ़ा। उसने लाला रुख को सहारा देकर सीधा किया, मगर वो होशो खेत से बेगाना थी। लाला रुख, होश में आओ, क्या हुआ है तुम्हें? आलम खान ने उसका माथा छुआ तो गोया हाथ जल सा गया। लाला रुख का जिस्म गैर मामूली हद तक तप रहा था। आलम खान को एक लम्हे में ही अंदाज़ा हो गया कि वो ठीक नहीं थी। अम्मा जान अंदर आइए। आलम खान ने उल्टे कदमों बाहर निकलकर माँ को आवाज़ दी। वो जो बाहर खानदान की औरतों के साथ बैठी बातें कर रही थी, अचानक से चौंक पड़ी। सभी मेहमान भी परेशान हो उठे। लाला रुख को कुछ हो गया है, आप प्लीज़ उसके कपड़े बदल दीजिए ताकि मैं उसे हॉस्पिटल ले जाऊं। इतने भारी लिबास में वहां जाना मुनासिब नहीं। आलम खान की बात पर सभी सरासीमगी से उसकी तरफ देखने लगे। औरतें फिर से आपस में चहमिकुइयाँ करने लगीं। सीमा बेगम परेशानी के आलम में आगे बढ़ी। ओह मेरे खुदाया, इस लड़की की परेशानियाँ क्यों ख़त्म नहीं होती? ज़ेरे लब बुड़बुड़ाती वो अंदर दाखिल हुई। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और मुलाजमा की मदद से लाला रुख के कपड़े तब्दील किए। वो अभी तक होश में थी, वो अभी तक बेहोश थी। आलम खान उसे लेकर अस्पताल रवाना हुआ। सीमा बेगम ने साथ जाने की कोशिश की, मगर आलम खान ने उन्हें ये कहकर रोक दिया, घर मेहमानों से भरा पड़ा है, जल्दी वो लाला रुख की दवा लेकर घर आ जाएगा। उसे पक्का यकीन था कि लाला रुख शदीद कमज़ोरी के बाइस बेहोश हुई है। अस्पताल काफ़ी फासले पर था। जिस वक्त आलम खान ने लाला रुख को स्ट्रेचर पर डालकर डॉक्टर्स के हवाले किया, उसे यूं लगा उसका दिल भी लाला रुख के साथ अंदर ही चला गया। वो बेताबी से कॉरिडोर में टहलते डॉक्टर्स की जानिब से किसी खबर का मुंतज़िर था। बार बार घड़ी देखते उसे यूं लग रहा था गोया वक्त पहाड़ बन गया। और तभी उसे सामने से डॉक्टर आती दिखाई दी। मुबारक हो मिस्टर आलम खान, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आप बाप बनने वाले हैं। आपका बच्चा भी बिल्कुल ठीक है और आपकी मिसेज भी होश में आ चुकी हैं। मगर हैरत की बात यह है कि उन्हें अभी तक अंदाज़ा नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। और जाहिर सी बात है, अगर उन्हें नहीं पता था तो आपको भी पता नहीं होगा, डॉक्टर मुस्कुराते आलम खान से कह रही थी। शायद ये उसके लिए बहुत हैरत अंगेज़ लम्हा था। आलम खान सकते में रह गया। उसके कानों में साएं साएं होने लगी। कितना वक्त गुजर गया डॉक्टर साहब? उसके लबों से सरसराती हुई आवाज़ निकली। वो खुद हैरान रह गया कि उसने ये सवाल कैसे पूछ लिया। डॉक्टर एक लम्हे के लिए चौंकी थी। 3 महीने तो गुजर ही चुके हैं, असल वक्त का अंदाज़ा रिपोर्ट्स आने के बाद होगा। डॉक्टर जवाब देकर आगे की तरफ चली गई। आलम खान का दिल चाहा वो सर पकड़कर ज़मीन पर दे मारे अपना। लाला रुख को वो क्या समझता था और वो क्या निकली। उसके मासूम सूरत के पीछे किस कदर घटिया किरदार था। जानता था रायान तो उसे हाथ लगाए बगैर ही इस दुनिया से चला गया, तो फिर आखिर वो हमला कैसे हुई थी? सामने से लाला रुख आती दिखाई दी। उसके हाथ में रिपोर्ट्स थी। उसका रंग मामूल से ज़्यादा ज़र्द था। उसने आलम खान की तरफ निगाह उठाकर देखा, लरस कर रह गई। आलम खान की निगाह में उसके लिए इतनी नफरत थी जिसका कोई हिसाब ना था।
वो उसे देखकर उल्टे कदमों हॉस्पिटल से बाहर निकलता चला गया। लाला रुख तकरीबन भागने के अंदाज में उसके पीछे आई। अपनी गाड़ी में बैठे वो अपने जबड़े भींचे खुद पर जब्त करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। लाला रुख खामोशी से उसके साथ आकर बैठ गई। पूरा रास्ता उन दोनों में कोई बात नहीं हुई। जिस वक्त आलम खान लाला रुख को ले हवेली में दाखिल हुआ, यूं लगता था जैसे वो कोई शिकस्त इंसान है। लाउंज में सीमाप बेगम चंद औरतों के साथ बैठी उन्हीं दोनों का इंतजार कर रही थी। अरे शुक्र है अपने कदमों पर चलकर वापस आई मेरी बहू। क्या हो गया था इसे? डॉक्टर ने क्या बताया? सीमाप बेगम लपक कर आगे बढ़ी। उन्होंने लाला रुख के माथे पर प्यार किया। वो खामोश खड़ी रह गई। आलम खान ने पलट कर एक नफरत भरी निगाह लाला रुख पर डाली और बोला, आपकी बहू माँ बनने वाली है। आपकी बहू माँ बनने वाली है माँ जान, मुबारक हो। आपका वो बेटा जो निकाह के बाद इन्हें हाथ लगाए बगैर इस दुनिया से चला गया, उनका बच्चा इसके पेट में परवरिश पा रहा है। आलम खान की बात थी या गोया कोई पहाड़? सभी औरतों के मुंह खुले के खुले रह गए। खुद सीमाप बेगम भी हक्का बक्का लाला रुख की जानिब देख रही थी जो शर्म के मारे जमीन में गड़ी जा रही थी। उसने एक झटके से हाथ में पकड़ी रिपोर्ट को वहीं फेंका और भागते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ती चली गई। सीमाप बेगम ने उसकी आंखों से गिरते आंसू देख लिए थे। आलम खान थके हारे अंदाज में वहीं सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठ गया था। उसका दिल चाह रहा था फूट फूट कर रोए। आखिर वो कैसा नसीब रखता था, जिस लड़की को उसने बचपन से चाहा वो उसके सामने उसके भाई की बीवी बना दी गई। और फिर अब जब वो उसकी ज़िंदगी में शामिल हुई तो उसके किरदार पर इतना बड़ा धब्बा लगा था कि वो चाहकर भी उसकी तरफ नहीं देख पा रहा था। आलम खान, अपने दिल को वसी करो बेटा, वो तुम्हारे भाई का बच्चा है। सीमाप बेगम की आवाज़ आई तो आलम खान ने आंखें फाड़ कर उन्हें देखा। ये क्या कह रही हैं अम्मा जान? आखिर आप इतनी मुस्बत सोच क्यों रखती हैं? आप जानती हैं अगर ये सब सच है तो निकाह से पहले रायान भाई के साथ इसने अगर ये सब सच है तो निकाह से पहले इसने रायान भाई के साथ। वो अपना जुमला पूरा ना कर सका और उसने अपना हाथ जोर से सोफे पर दे मारा। सीमाप बेगम खामोश हो गई। हाँ मैं जानती हूँ ऐसा ही हुआ है, मगर तुम सिर्फ इतना सोचो कि तुम्हारा वो भाई जो जवानी में मर गया, ये बच्चा उसकी निशानी है। रायान बाहर के माहौल में पड़ा बड़ा था, हो सकता है उसकी ये ख्वाहिश हो। तुम जानते थे ना वो हर बात मनवा लिया करता था। लाला रुख को मैं जानती हूँ, वो ऐसी लड़की नहीं है। यकीनन रायान के आगे मजबूर हो गई होगी, अल्लाह उसकी मगफिरत करे। मगर तुम भी लाला रुख को माफ़ कर दो, ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करो। हवेली को खुशियों की ज़रूरत है। सीमाप बेगम की आवाज़ आंसुओं में डूब रही थी। आलम खान साकित निगाहों से उन्हें देखता रहा। तभी रुखसाना चची की आवाज़ आई, क्या करती हो सीमाप? कब तक इस लड़की की तरफदारी करोगी तुम? अपनी आंखों पर पर्दे डालना बंद करो। इतना बड़ा गुनाह लेकर घूम रही है वो और तुम फिर भी उसका साथ दे रही हो। रुखसाना चची की आवाज़ पर सीमाप बेगम ने हाथ उठाकर उन्हें खामोश रहने का कहा था। ये मेरे घर की बात है रुखसाना, बेहतर यही है कि तुम इसका जिक्र कहीं बाहर मत करना। वो मेरे बेटे का बच्चा है और कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता। उन्होंने आखिर में एक सख्त निगाह आलम खान पर डाली। वो बेबस निगाहों से माँ को देखता वहाँ से उठ गया। अपने कमरे में जाते ही उसने एक नफरत भरी निगाह लाला रुख पर डाली थी। वो खामोशी से बेड पर बैठी थी, उसकी आंखों से बेआवाज़ आंसू गिर रहे थे। मैं जानता हूँ तुम अपने वजूद में ये गुनाह लिए फिर रही हो। रायान भाई तो निकाह के फौरन बाद इस दुनिया से चल बसे थे। क्या तुम्हारे अंदर इतना भी सब्र न था कि रुखसती का खुद को रोक सकती? मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली। मासूमियत के पीछे इंतहाई घटिया किरदार है तुम्हारा। आलम शाह ने हाथ में पकड़ा वो मोबाइल ज़मीन पर दे मारा था। लाला रुख ने बेख्तियार नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मगर मैं तुम्हें कबूल कर लूँगा क्योंकि ये मेरे भाई की औलाद है। मगर भूल जाओ कि मैं तुम्हारे साथ कभी मोहब्बत से रह सकूँगा। तुम मेरी नज़रों में गिर चुकी हो। आलम खान की बात पर वो बेख्तियार अपनी जगह से उठी और चलते हुए उसके नज़दीक आकर उसके सामने खड़ी हुई। आप सिर्फ मुझे इसलिए गिरा हुआ समझ रहे हैं ना क्योंकि मैं हमला हूँ, और आपका भाई तो मुझे हाथ लगाए बगैर ही मर गया था। मगर मुझे कबूल करने पर तैयार हैं क्योंकि आखिरकार ये आपके भाई का बच्चा है। तो फिर सुन लें एक आखिरी सच कि ये बच्चा आपके भाई का भी नहीं है। लाला रुख की आवाज़ पर आलम खान फटी निगाहों से उसे चंद लम्हे देखता रह गया और फिर जब उसकी समझ में सारी बात आई तो अचानक एक जोरदार थप्पड़ लाला रुख के गाल पर सख्त हुआ। तुम इस लायक ही नहीं कि तुम किसी की बीवी बनो।
नफरत से उसकी जानिब देखता आलम खान दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता चला गया। लाला रुख ज़मीन पर बैठती चली गई। आज दूसरी दफ़ा उसकी ज़िंदगी उजड़ गई थी। घर से बाहर निकलते ही उसका रुख अपनी गाड़ी की तरफ था। आधी रात तक वो गाड़ी लिए न जाने सड़कों पर कहाँ कहाँ मारा मारा फिरता रहा। उसके खून में उबाल उठ रहे थे। उसका जी चाह रहा था जाकर लाला रुख को कत्ल कर दे या अपना सर फाड़ ले। आज तक वो एक ऐसी लड़की से मोहब्बत करता आया जिसके किरदार पर इतना बड़ा सवालिया निशान था। सुबह वो वापस आया तो घर में गैर मामूली खामोशी थी। मेहमान जा चुके थे। सीमा बेगम सुर्ख आंखों के साथ लाउंज में वहीं बैठी थी जहां वो रात उन्हें छोड़ गया था। आलम खान उनसे नज़रें मिलाए बगैर मेहमान खाने चला गया। अपने कमरे में जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। सीमा बेगम ने नज़रें चुरा ली। वो कितना अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती, जानती थी कि वो एक मर्द है। मेहमान खाने में सिगरेट फूंकते और हराए जाने से झगड़ा करते। आलम खान ने चंद दिन किस तरह गुजारे ये बस वही जानता था। उसकी कोशिश थी वो लाला रुख को माफ़ कर दे, मगर ये नामुमकिन था। जिस रोज़ उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई वो लड़खड़ाता उठ खड़ा हुआ। मैं आज इसे तलाक दे दूंगा। खोलते दिमाग के साथ वो बस यही सोचता अपने कमरे के दरवाजे तक आया। वो अपने कमरे के दरवाजे तक आया। धाड़ की आवाज़ के साथ उसने दरवाज़ा खोला। सामने ही वो जाए नमाज पर बैठी सलाम फेर रही थी। सलाम फेरते उसकी निगाह आलम खान पर गई जो उसे नफ़रत से देख रहा था। नमाज़ें पढ़ने से गुनाह माफ़ नहीं होते लाला रुख बीबी, और गुनाह भी ऐसे जो तुम अपने साथ लिए घूम रही हो। तुम्हारी सज़ा तो जहन्नुम है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। नफ़रत भरी आवाज़ में आलम खान कहते उसके पास रखे सोफे पर जा बैठा। उसके जूते का रुख लाला रुख के चेहरे की जानिब था। लाला रुख की आंखों में पानी भरने लगा। उसने पलटकर आलम खान को देखा। वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये तुम्हारे किस बॉयफ्रेंड का तोहफा है? शहर में रहती हो ना तुम, ज़रूर कोई कारनामा किया होगा। आलम खान मज़ीद भी शायद कुछ कहता, मगर अचानक लाला रुख उठ खड़ी हुई। खुदा के लिए बस कर दें। अगर मैं आपको कुछ नहीं कह रही तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी मुसलसल किरदार कशी करें। आखिर आप एक दफ़ा सुन तो लें, ये सब मैंने खुद नहीं किया। जिस रोज़ हमारा निकाह हुआ था, रायान मुझे लेकर शहर वापस जा रहे थे। रास्ते में डाकुओं ने हमारी गाड़ी रोक ली। उन्होंने ना सिर्फ मेरा जेवर लूटा बल्कि उन्होंने मेरी इज्जत भी पामाल कर दी थी। रायान उन्हें रोकते रहे, मगर उन्होंने मेरी आंखों के सामने रायान को गोली मार दी। रायान मुझे नहीं बचा और ना मैं उनको। मैंने उस रोज़ सब कुछ खो दिया था। जिस वक्त आप लोग मेरे सिरहाने पहुँचे मैं सब कुछ लुटा कर बैठी, सिर्फ अपनी किस्मत पर मातम कर रही थी। मैं ये सब किसे बताती, कैसे बताती? मुझे लगा शायद खुदा को मुझ पर रहम आ गया कि मेरा पर्दा रह गया, मगर मैं हैरान हूँ कि उसने आप जैसे शख्स का इंतखाब मेरे लिए किया जो सच्चाई जाने बगैर मुझ पर सिर्फ उंगली उठाना जानता है। लाला रुख गोया फट पड़ी थी। हाले की सूरत लिपटा हुआ दुपट्टा ढलक कर उसके शानों से नीचे जा गिरा। आंसू एक कतार की सूरत उसकी आंखों से बह रहे थे। आलम खान फटी फटी निगाहों से उसकी जानिब देख रहा था। ये सब तो उसके जहन में ही नहीं आया था। लाला रुख की बेकाबू होती सिसकियां बता रही थीं कि वो सच कह रहा है। आलम खान शर्मिंदगी के समंदर में सरता पैर गर्क हुआ। बस यही थी उसकी मोहब्बत की हैसियत। उसका जी चाहा वो लाला रुख के कदमों में बैठकर उससे माफ़ी मांग ले। अगले ही पल कमरे के खुले दरवाजे से सीमा बेगम अंदर दाखिल हुई। ये मैं क्या सुन रही हूँ लाला रुख? तुम कहानी को कभी कोई मोड़ दे देती हो और कभी कोई मोड़। मैं तुम्हारा साथ दे देकर थक गई और तुम हर बार अपने किरदार पर एक नया सवाल उठा देती हो। मुझे लग रहा था कि तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा हमारे रायान का है, मगर ये न जाने किसकी औलाद है। इसके साथ मैं तुम्हें इस हवेली में कैसे कबूल कर लूँ? सीमा बेगम की आवाज़ में तल्खी और बेबसी एक साथ थी। वो थके हारे अंदाज में वहीं बेड पर बैठ गई। लाला रुख सिसकियाँ लेते ज़मीन पर बैठ गई। मैं कुछ नहीं जानती अम्मा जान, ये सब कुछ मैंने खुद नहीं किया। वो मुसलसल रो रही थी और अचानक ही उसने सर उठाया और आलम खान की तरफ देखते हुए सिर्फ इतना कहा, आप मुझे तलाक दे दें, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। क्योंकि आपने मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने की बजाय मुझ पर शक किया। उसकी आवाज़ आंसुओं में डूब गई। आलम खान तड़प सा गया। वो एक दफ़ा फिर लाला रुख को खोना नहीं चाहता था। मुझे माफ़ कर दो लाला रुख, मैं नहीं जानता था मैं इतना बड़ा गुनाह कर रहा हूँ। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। तुम माफ़ नहीं करोगी तो खुदा भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। मैं अपनी मर्दानगी के घमंड में ये भूल ही गया कि मैंने जिसे बचपन से चाहा, कम अज़ कम मुझे तो उसके किरदार पर भरोसा होना चाहिए। आलम खान की आवाज़ आंसुओं में डूब रही थी।
کمرے میں موجود ہر شخص سسکیوں کے ساتھ رو رہا تھا، اپنی اپنی غلطیوں پر پشیمان تھا، مگر خدا کو ان سب پر رحم آ چکا تھا۔ سیماب بیگم نے لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھ کر لالہ رخ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہارے لیے آسانی کرے، اتنا کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلی گئیں۔ عالم خان لالہ رخ کے سامنے بیٹھا زاروں قطار رو رہا تھا، اور رو تو لالہ رخ بھی رہی تھی، مگر اس کے دل کو قرار آ رہا تھا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام آزمائشوں کے بدلے میں اسے ایسا شوہر دیا تھا جو اب زندگی بھر اس پر کبھی شک نہیں کرے گا۔ عالم خان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ اس کے سسکتے وجود کو سہارا دیتے وہ خدا سے بھی معافی مانگ رہا تھا۔ بے شک ان کا نقصان بہت بڑا تھا، مگر نقصان کے بعد کا ازالہ کرنے کا وعدہ تو اللہ نے ہی کیا تھا نا۔ انہیں آنے والے اچھے دنوں کی امید تھی۔ لالہ رخ کے آنسو پہنچتے عالم خان نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئندہ کبھی بھی اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دے گا۔